नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए, मैं रोहित कुमार मौर्य आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेनियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताने का प्रयास किया। तो आइए आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होती हैं, जो कि बेसिक टर्म हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला आता है कायराल। कुछ लोग इसको चिराल भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कायराल कहते हैं। तो कायराल की डिफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। कायराल क्या है? कायराल का मतलब होता है कि एनी कंपाउंड which are not superimposable to each other। जैसे हैंड लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम हाथ की बात करें, तो हमारा ये हाथ ऐसे रखा गया, इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। इसको उठा के जब इसके ऊपर रखा जाएगा तो क्या अध्यारोपित होगा? तो ये सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है इसको उठा के इसके ऊपर रख दीजिए सेम टू सेम। क्या ये सुपर इम्पोजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये चार अंगुलियां तो पॉसिबल दिख रही हैं, लेकिन ये जो हमारी ये अंगूठा है ये पॉसिबल नहीं है। तो हैंड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होता है। तो ऐसे ही कायराल मॉलिक्यूल होते हैं, एक ऐसी संरचना जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित न होते हैं, वो कायराल कहलाते हैं। और जो अध्यारोपित हो जाते हैं वो अकायराल कहलाते हैं। जैसे हमने कहीं बनाया ए, दर्पण आपने रख दिया तो ए का मिरर ऐसे बनेगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो अध्यारोपित हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ए कायराल। क्या हो जाएगा? ए कायराल। आपने बनाया बी, तो बी का इमेज ऐसे बनेगा। अब इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो अध्यारोपित नहीं होगा, सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? कायराल। इसका मतलब एक ऐसी संरचना जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाए वो एक अकायराल है, और जो अध्यारोपित न हो वो कायराल है। ठीक है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स अगर हम बनाना चाहें तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स को हम बना सकते हैं। डी, ऐसे, तो ये अकायराल है। क्या है? अकायराल है। ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ऐसे ही हम ढेर सारे संरचना को बना सकते हैं जो कायरल या अकायरल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस सब संरचनाओं को हम देख लेंगे क्या है क्या है। एक बार एक आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया, सेलेक्ट द कायरल। उसमें ऑप्शन दिया चेयर, पेंसिल, ग्लास, और एक ऑप्शन और दिया था टेबल। तो आप इमेजिन करिए, कोई भी संरचना बनाओगे आप तो सभी अकायरल होगा। चेयर का भी इमेज दूसरा होगा, उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा। पेंसिल का भी इमेज एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा, और ग्लास का भी इमेज किसी के ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा, और टेबल का भी। सभी क्या है? अकायरल हैं। सभी क्या है? ये अकायरल है। ठीक है। तो आप इनसे कायरल और अकायरल के बारे में भी ज्ञात कर सकते हैं कि क्या एक दूसरे के हैं ये। तो ये बेसिक सिस्टम में कुछ हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, कायरल अकायरल के बाद उसको समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी जानने से पहले हम जानते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में। ठीक है। क्या होगा?
हमने एक लाइट के बारे में बनाया, निकोल प्रिज्म बना दिया। तो मैं अनपोलराइज्ड लाइट्स को कह दिया, ये निकोल प्रिज्म है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जिसको पीपीएल कहेंगे। ये सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन के बेसिस पे हम मेजर करेंगे कि क्या कर रहा है ये। उसके आगे के डायग्राम में 3 पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा। ठीक है, तो ये ऐसे है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की पहचान क्या है, या ऑप्टिकल एक्टिविटी की पहचान क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी की पहचान के लिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में समझना होता है। ये अनपोलराइज्ड लाइट जब भी निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, ये कैल्साइट और कैल्साइट से दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, 2 प्रिज्म को, और ये अनपोलराइज्ड लाइट इससे गुजरता है तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जिस सॉल्यूशन का हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करना है, अगर सॉल्यूशन लाइट को डी प्लस यानी राइट साइड में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराता है तो सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है। अदरवाइज अगर सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है तो सॉल्यूशन हमारा अनपोलराइज्ड लाइट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन है। और अगर ये, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये कन्वर्ट कर देता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। जिस सॉल्यूशन की हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, अगर वो सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में चेंज नहीं करता है, यानी जैसे ये है अगर वैसे ही रखता है तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट सॉल्यूशन से गुजरने के बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्ट होता है तो सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक रिप्रेजेंट एक्सपेरिमेंट है जिसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो उसको डी प्लस सबस्टेंस बोला जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो सबस्टेंस को एल माइनस बोला जाता है। यानी डी प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव, एल माइनस का मतलब लिवो रोटेटरी नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, जिसके लिए इसका जो एंगल होता है उसका मेजरमेंट का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को भी हम लिखने का प्रयास करेंगे। जो भी जिस कोण से मटेरियल को रोटेट कराता है उस रोटेशन की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है उसको हम आपको लिखने का प्रयास करेंगे। वो इस रूप से होता है, अल्फा लैम्डा टी इक्वल टू थीटा अपॉन सी इंटू एल। इस रूप में फार्मूला निकल के आता है। अल्फ़ा को बोला जाता है, अल्फ़ा को कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, अल्फ़ा को कहा जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। लैम्डा हमारा वेवलेंथ होता है, लैम्डा हमारा वेवलेंथ होता है। टी हमारा टेम्परेचर होता है, टी हमारा टेम्परेचर होता है, और सी कंसंट्रेशन होता है, सी कंसंट्रेशन होता है। एल हमारा पोलरीमीटर ट्यूब का लेंथ होता है, पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ होती है, और थीटा हमारा ऑप्टिकल रोटेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। मुझे एग्जैक्टली एक बार देखना पड़ा इसके लिए। तो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन, जिस कोण पे कोई भी चीज़ घूमेगा वो इसके लिए स्पेसिफिक रोटेशन कैसे निकालेंगे हम, इस फार्मूले से। ये फार्मूले के बेसिस पे सारी वैल्यू दी गई रहती है। पोलरीमीटर ट्यूब की लंबाई डेसीमीटर में होती है, कंसंट्रेशन जैसे भी निकाला जाता है मोल पर लीटर में या ग्राम पर लीटर में निकाल सकते हैं आप। स्पेसिफिक रोटेशन वेवलेंथ वगैरह दिया होता है। आप ऐसे इस फार्मूले से बड़ी आसानी से ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम आगे आते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जो जानने का प्रयास करेंगे हम। कौन कौन से
ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर्ड करने वाले फैक्टर कौन से हैं? तो फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ऑप्टिकल रोटेशन। कौन कौन से वो कारक हैं जो ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करते हैं? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हाँ, पोलरीमीटर की लंबाई, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। तो ये इतने कुछ वो हैं जो मेजर करते हैं। एक हम और कर सकते हैं वेवलेंथ। तो इतने हम कह सकते हैं कि 6 फैक्टर हैं जो ऑप्टिकल रोटेशन को प्रभावित करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलरीमीटर की लंबाई, लेंथ की, और टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और वेवलेंथ। ये 6 कारक हैं जो हमारे स्पेसिफिक रोटेशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। कायरल नॉन सुपर इम्पोजिबल तो है, लेकिन अगर इसके अलावा भी उसके बारे में समझा जाए तो क्या है कायरल। अब ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, उसको हम देख के कह सकते हैं कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। जनरली कहा जाए तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कायरल। सबसे पहले sp3 होना चाहिए, और अगर बढ़िया अगर वो शो करना चाहता है रिप्रेजेंटेशन तो ग्रुप आर डिफरेंट, ऑल ग्रुप आर डिफरेंट अगर है तो फिर ये बेहतर है। ये दो इसकी मेजर प्रॉपर्टी के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने एक संरचना बनाया COOH OH NH2 CH3। अगर ऐसा है तो आप चारों डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में से रखोगे तो वो कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि वो प्लेन ऑफ सुपर इम्पोजिबिलिटी को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखिए हमने इसका मेजर इमेज बनाया है, तो NH2 OH COOH CH3। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, हम इसको उठा के इसके ऊपर जब रखेंगे तो OH के साथ NH2 के साथ OH आ रहा है। इसका मतलब सेम टू सेम मैच नहीं कर रहा है। जब मैच सेम टू सेम मैच नहीं कर रहा है तो ये कंपाउंड कभी भी कायरल का ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो कायरलिटी के लिए कायरल कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को दर्शाते हैं या ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑप्टिकल आइसोमर का डिफिनेशन यही करता है कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल एक्टिविटी को दर्शाएगा अगर वो उसका मिरर इमेज बनाने के बाद वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहा है। तो अगर अध्यारोपित नहीं हो रहा है तो वो कह लीजिए ऑप्टिकल एक्टिविटी को दर्शाएगा। तो ये कंपाउंड क्या है? ये दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर हैं। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ये ऐसे हम कह सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो मैं बताने का प्रयास करूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिमेट्री के रूप में डिफाइंड हैं। तो उसमें डिफाइन होता है टाइप ऑफ सिमेट्री। जब हम इनको डिफाइन करने की बात करते हैं उसमें सिमेट्री की बात आती है, और सिमेट्री में 3 टाइप की होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इनको डिटेल में हमें करना होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। 3 प्रकार की सिमेट्री पाई जाएगी।
इसको सममितता कहते हैं एक प्रकार से। तो हम पहले टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, जिसको कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो किसी भी कंपाउंड में कंपाउंड के भीतर पाई जाती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी कंपाउंड में उसको दो इक्वल भागों में डिवाइड करके पाई जाती है। जैसे मैंने आपके सामने एक संरचना लिखा COOH HOH, हमने आपको ऐसे लिखा। अब अगर मैं इस संरचना में बीच में कहीं मिरर रख दूं और इसको पलट के दो भागों में फोल्ड कर दूं, जैसे इसको मुझे इसे यहाँ इस प्रकार से मुझे कांच रखा हुआ है, इसको फोल्ड करके पलट देना है। तो H के ऊपर OH आएगा, OH के ऊपर OH आएगा, COOH के ऊपर COOH आएगा। तो अगर ऐसा संरचना है तो ये संरचना कहलाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री को। जो भी कंपाउंड सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। जो भी कंपाउंड होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को वो ऑप्टिकली इनएक्टिव माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम दूसरी बात करें और भी कुछ संरचनाओं को देखें, इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जब कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हम किसी प्रकार से कंपाउंड को ऐसे डिवाइड करके कर दें, OH ऊपर है, यहाँ भी OH ऊपर है, मिरर यहाँ लगा दिया जाए तो इस कंपाउंड ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो जब इसको रखेंगे तो देखिए ये तो ऊपर रहेगा लेकिन ये OH नीचे चला जाएगा, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो नो, अगर ऐसा संरचना मिलता है तो अगर एक ऊपर तो दूसरा नीचे होना चाहिए, ताकि जब हम उसको फोल्ड करें वो ऊपर चला है। ठीक है, तो यहाँ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, यानी ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो जिस संरचना में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा वो ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा। और दूसरा आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री उन कंपाउंड में पाया जाता है जिन कंपाउंड में साइक्लिक संरचना हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिन कंपाउंड्स में साइक्लिक संरचना हो। जैसे एक संरचना मैंने बनाया HOH, हमने बनाया CH3 Cl, तो Cl CH3 OH H ऐसे होना चाहिए। आप इनको ड्रॉ करें, ये अगर ये इनका ट्रांजिशन पॉइंट एक पॉइंट मिल रहा है तो ये कहलाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये कहलाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। और कहानी वही है, जो कंपाउंड सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जो सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और भी कुछ संरचनाएं हैं जो उसको हम कह सकते हैं। हमने लिखा CONH, यहाँ लिखा CONH, फिर यहाँ क्या हो जाएगा?
CH3 OH और OH CH3। अब देखिए ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो अगर इन दोनों के भी बेसिस पे आ जा रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ऊपर नीचे होना चाहिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कम्बिनेशन बनना चाहिए। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, और जब सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड, जो भी कंपाउंड सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव माने जाते हैं। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके जनरली सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम नहीं पढ़ाएंगे यहाँ, और हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं दोस्तों वो एक क्राइटेरिया में है, तो मैं चाहूँगा कि इनके नॉमेनक्लेचर को मैं नहीं, इतना आज के लिए बस इतना ही बताएंगे, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है कि उसको एक दिन में बताने से ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय आइसोमेरिज्म के टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए आपको मैं लेकर चल रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी से पहले आपको कायरल कार्बन के बारे में बताने का प्रयास किया, कायरल कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में बताया, फिर हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट क्या है, और ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बताने का प्रयास किया, उसका एंगल कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में बताने का प्रयास किया। फिर मैंने आपको टाइप ऑफ सिमेट्री के बारे में बताने का प्रयास किया, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बताने का प्रयास किया। कोई भी कंपाउंड अगर कायरल है, अगर वो उसका मिरर इमेज बनाने के बाद सुपर इम्पोजिबल नहीं है वो, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा। ऐसे ही जिन कंपाउंड में सिमेट्री पाई जाती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल की वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई शुरुआत के साथ। कल की वीडियो में मैं ग्लूकोज फैमिली और ग्लिसराल्डिहाइड फैमिली के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो कल का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।